हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट्स ना मिस करें। आज के इस वीडियो में हम जॉन कीट्स की एक फेमस ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न पर कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे। जॉन कीट्स एक फेमस रोमांटिक पोएट थे जिन्होंने फेमस ओड्स लिखे हैं, जैसे कि ओड ऑन इंडोलेंस, ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न, ओड ऑन मेलैंकली, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू साइकी और ओड टू ऑटम। इनकी कुछ लॉन्गर पोएम्स है जैसे कि लैमिया, एंडीमियन, हाइपेरियन और द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। दोस्तों, जॉन कीट्स की ये जो ओड है, ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न, एक फेमस ओड है। तो चलिए हम इन प्रश्नों के माध्यम से इस ओड को समझने की कोशिश करते हैं। The first question is John Keats belongs to which age? जॉन किट्स बिलोंग्स टू रोमांटिक एज। रोमांटिक एज जो 1798 से 1832 तक माना जाता है, दैट इज रोमांटिक एज, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज, लॉर्ड बायरन, पी.बी. शेली जैसे फेमस पोएट्स थे। तो बिल्कुल इसी एज से जॉन किट्स बिलोंग करते हैं। जॉन किट्स डाइड ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ये ट्यूबरक्यूलोसिस, ये डिसीज की वजह से जॉन किट्स की मृत्यु हुई थी। जॉन किट्स डाइड एट द एज ऑफ, इनकी मृत्यु बहुत जल्द हुई थी और उस समय वो 25 साल के थे। सो जॉन किट्स डाइड एट द एज ऑफ 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हेलेनिज्म दैट वी फाइंड इन किट्स पोएट्री? तो ये हेलेनिज्म क्या है जो हमें किट्स की पोएट्री में अक्सर देखने को मिलता है? So Hellenism is nothing but it is a description of Greek art and culture, and it's a typical Keats' description of Greek art and culture. तो जो ग्रीक आर्ट और कल्चर है उसका डिस्क्रिप्शन किट्स की बहुत सारी पोएट्री में हमें दिखता है, तो उसको हेलेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ओड्स डिड किट्स राइट? किट्स रोट 6 ओड्स। तो इस प्रश्न के आपको जो उत्तर मिलेंगे उसमें वेरिएशन दिखेगा। आपको कहीं ऐसा भी मिलेगा कि उन्होंने 5 ओड्स लिखे थे, लेकिन उन्होंने 6 ओड्स लिखे थे। ये सही आंसर है। नेक्स्ट वन, वेयर डिड किट्स रोट हिज फेमस ओड्स? तो इनके जो फेमस ओड्स है, जो 5 है, वो उन्होंने कहाँ लिखे थे? सो द आंसर इज द वेंटवर्थ हाउस। तो इस मकान में, इस एक बड़े विला में वो रहते थे जहां उन्होंने 5 ओड्स लिखे थे। नेक्स्ट वन, व्हेन डिड किट्स रोट हिज 5 ऑफ 6 फेमस ओड्स? तो ये 6 में से 5 जो कि बहुत फेमस है, वो उन्होंने कब लिखे थे? तो वो उन्होंने लिखे थे 1819 में। 1819 में। ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न वॉज रिटन इन, कौन से साल में, कौन से ईयर में ये ओड लिखा था? तो ये लिखा था 1819 में। तो 1819 में जो उन्होंने 5 फेमस ओड्स लिखे थे, तो इसमें ये भी एक शामिल था, ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न। नेक्स्ट वन, इन विच मैगजीन इट वॉज फर्स्ट पब्लिश? इट यानी कि ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न। सो ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड एनोनिमसली इन द मैगजीन एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स। एनोनिमसली यानी कि जब पहली बार ये पोएम पब्लिश हुई इस मैगजीन में, तो इसके नीचे जॉन किट्स का नाम नहीं था। लेकिन जब 1820 में जॉन किट्स की बाकी पोएम्स के साथ उनकी ओड ऑन ग्रेशन अर्न पब्लिश हुई, तो उसके नीचे उनका नाम था। तो ऐसे कहा जाता है कि उनकी ये ओड 1820 में पब्लिश हुई। लेकिन एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स जो 1819 में आया, वहां एनोनिमसली फर्स्ट टाइम ये ओड पब्लिश हुआ था। The urn mentioned in the poem belongs to. So this urn belongs to ancient Greece. Next one, the technique of the poem is called ekphrasis, which means, तो इस पोएम में जॉन किट्स एक खास टेक्निक का प्रयोग करते हैं जिसको ekphrasis कहा जाता है। तो ekphrasis का मीनिंग क्या है? So ekphrasis means the poetic representation of a painting or sculpture in verse. क्योंकि ये जो पोएम है, ये पोएम लिखने के लिए स्पीकर या फिर पोएट इंस्पायर हुए हैं एक अर्न देख के, एक पॉट देख के, जिस पर क्या है, जिस पर पेंटिंग्स है। तो वो पेंटिंग से ही उनके मन में जो विचार आते हैं, तो उसी पर आधारित उन्होंने पोएम लिखी है। सो इट इज अ पोएटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पेंटिंग इन वर्ड्स। What inspired John Keats to compose this ode? जॉन किट्स को ये ओड लिखने के लिए कैसे प्रेरणा मिली? तो 2 आर्टिकल्स ऑफ बेंजामिन हेडन।
ये बेंजामिन हेडन एक थिंकर थे, राइटर थे। इन्होंने 2 आर्टिकल्स लिखे न्यूज़पेपर में ग्रीक आर्ट के बारे में, कुछ अर्न के बारे में। तो ये आर्टिकल्स पढ़ के जॉन किट्स को प्रेरणा मिली ये ओड लिखने की। द ग्रेशियन अर्न इज मेड अप ऑफ, सो इट इज मेड अप ऑफ मार्बल। तो ये अर्न मार्बल से बना हुआ है, ना कि किसी अन्य चीज से, जैसे कि क्ले या फिर मेटल। ओके, सो मार्बल इज द राइट आंसर। हाउ मेनी स्टैंजास आर देयर इन अ पोएम? देयर आर 5 स्टैंजास इन अ पोएम। How many lines are there in each stanza? There are 10 lines in each stanza. What does speaker describe in the poem? So the speaker describes paintings on a Grecian urn. Grecian urn पर जो paintings है वो describe करते हैं speaker. How many major images or scenes are described in the poem? तो कितने major scenes और images या फिर paintings हैं? So there are 3 images or scenes or paintings that are described in the poem. What is the first scene described by the speaker? तो पहला scene कौन सा है? So it is lustful guys chasing beautiful women. So there are boys, men, and they are chasing beautiful women. So that is the first scene, and those men are lustful. So that is the answer. What is the second scene described by the speaker? दूसरा scene कौन सा है, या फिर image या फिर paintings? So second scene is a young man playing pipes under a tree. So ये दूसरा scene है, एक young man है और वो कुछ musical instruments play कर रहा है. Next one, what is the third scene described in the poem? So the third scene described in the poem is of villagers and a priest who are gathered to perform a sacrifice. कुछ villagers और एक priest है जो gather हुए हैं एक sacrifice perform करने के लिए. Next one, the 3 images or scenes are bordered by. तो ये जो तीनों paintings है, तो ये paintings उस urn पर है और उसके border पर क्या है? Okay, तो वो जो borders है वो डेकोरेटिव पैटर्न ऑफ लीव्स है। ओके, तो कुछ पन्ने से डेकोरेटिव पैटर्न बनाया हुआ है और उसकी बॉर्डर उस इमेजेस को है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द सेटिंग प्लेस ऑफ दीज इमेजेस ऑन द अर्न? तो इस अर्न पर जो पेंटिंग्स है तो उसकी जो लोकेशन है वो प्लेस कहाँ है? सो इट इज Tempe or the valley of Arcady, which are imaginary parts of ancient Greece. Okay, imaginary parts, not real parts in ancient Greece, and those places are Tempe and Arcady. Next one, the speaker calls the urn an adopted child of dash and dash. So the speaker calls the urn an adopted child of silence and slow time. तो speaker वो urn को कहते हैं कि तुम child हो किसके? Silence के और slow time के. नेक्स्ट वन, the urn is called a bride of. urn को ऐसे भी कहते हैं स्पीकर की तुम ब्राइड हो, तुम दुल्हन हो किसकी? क्वाइटनेस की. नेक्स्ट वन, why does the urn is called a sylvan historian? वो urn को sylvan historian भी कहते हैं, क्यों कहते हैं? It is because it tells its story through its beauty or artwork. वो urn उसकी खुद की स्टोरी बताता है ब्यूटी या फिर आर्ट वर्क के माध्यम से. नेक्स्ट वन, which season is mentioned in the third stanza of the poem? कौन सा सीजन मेंशन किया गया है? So it is the spring season mentioned in the third stanza of the poem. Which phrase from Ode on a Grecian Urn summarize Keats's romantic philosophy? कौन सी phrase है जो किट्स की romantic philosophy summarize करती है? So that phrase is beauty is truth, truth beauty. It is quite famous phrase in this poem. So it summarizes Keats's romantic philosophy. Next one, the speaker says unheard melodies are sweeter because. So the speaker says कि unheard melodies ज्यादा मीठी sweeter होती है. ऐसा क्यों कहते हैं? Because unheard melodies are more meaningful to the spirit. जो unheard melodies होती है वो ज्यादा अर्थपूर्ण होती है हमारे मन को. Next one, in the scene with 2 lovers beneath a tree, why don't they kiss? So there is a painting where there are 2 lovers and they are sitting beneath a tree. They are kissing, they are trying to kiss, but they can't, they don't kiss. Why? Because it is a picture and that's why it is frozen in time. They are frozen in time. वो एक पिक्चर है और पिक्चर कभी रियल नहीं हो सकता और वो ऐसे ही रहेंगे, इसलिए they are frozen in time.
नेक्स्ट वन, व्हाट एनिमल इज बीइंग टेकन फॉर सैक्रिफाइस बाय द पीपल। तो लोग सैक्रिफाइस के लिए कौन सा एनिमल, कौन सा प्राणी लेके जा रहे हैं? सो द आंसर इज अ काउ. अ काउ इज बीइंग टेकन फॉर सैक्रिफाइस बाय द पीपल. नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज बीट द स्प्रिंग एड्यू। तो एक फ्रेज है, इसका मीनिंग क्या है? ओके, तो द पोएट डिस्क्राइब्स अ ट्री, एक वहां पेड़ है, विच विल एवर होल्ड इट्स लीव्स एंड विल नॉट से गुड बाय टू स्प्रिंग। एक पेड़ है, एक पेंटिंग में उसको लीव्स है यानी कि ब्रांचेस है और फिर पत्ते हैं, और वो कहता है कि वो कभी गिरेंगे नहीं, यानी कि स्प्रिंग का टाइम है और ये स्प्रिंग जो डिस्क्राइब किया है पेंटिंग में ये ऐसे ही रहेगा और वो पत्ते उस पेड़ पर वैसे ही रहेंगे क्योंकि ये पेंटिंग है. ओके, और ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा. इट इज इटर्नल, इट इज एवरलास्टिंग. सो दैट इज बिड द स्प्रिंग एड्यू. एड्यू यानी टू से गुड बाय. ये जो पत्ते हैं ये कभी भी स्प्रिंग सीजन को बाय बाय नहीं कहेंगे और स्प्रिंग सीजन वैसा ही रहेगा. नेक्स्ट वन, विलेजर्स एंड a priest are gathered to perform a sacrifice. This scene is described in. तो ये जो सीन है कौन से स्टैंजा में डिस्क्राइब किया गया है? सो इट इज डिस्क्राइब्ड इन स्टैंजा 4 ऑफ द पोएम. In the final stanza, the speaker calls urn, O attic shape. What do you mean by the word attic? तो लास्ट स्टैंजा में स्पीकर अर्न को एटिक शेप बोलते हैं. एटिक का मतलब क्या है? एटिक मीन्स ग्रीक अपीयरेंस. तो इस अर्न का अपीयरेंस कैसा है? ग्रीक है. नेक्स्ट वन, हुज लव मेक द स्पीकर फील जेलस इन द पोएम. किसका प्यार देख के स्पीकर जेलस फील करते हैं? सो द लवर्स ऑन द अर्न, दैट इज द आंसर. तो उस पेंटिंग में लवर्स है, उनका प्यार देख के स्पीकर जेलस फील करते हैं. हु इज ड्रेस्ड इन सेरेमोनियल सिल्क्स एंड फ्लावर्स. तो इस पोएम में एक सीन है जहां एक गाय को उसकी बलि देने के लिए लेके जा रहे हैं और उस गाय को फूलों की मालाएं पहनाई है. नेक्स्ट वन, व्हाट डज ग्रेशियन अर्न सिंबलाइज. ये ग्रेशियन अर्न क्या सिंबलाइज करता है? इट सिंबलाइजेस ब्यूटी एंड इमॉर्टैलिटी. सो देयर इज अ ब्यूटी इन दैट अर्न and it is immortal. Immortal, that is, it is eternal. That beauty is eternal, that will remain forever. Those pictures will remain forever, that is, they are eternal. So they will never die, they will never be destroyed, that is immortal. Next one, what is the significant quality of the images depicted on the urn. तो वो जो images है जो उस urn पर है, इसकी एक important quality क्या है? So these images, they are permanent and not subject to decay and death, because they will remain permanent on that urn and they will never decay, they will never be destroyed, they don't have death, they will never die. That is the significant quality. Next one, the poem is written in. So कौन सा मीटर यूज किया गया है? It is written in iambic pentameter. Iamb यानी unstressed syllable followed by stressed syllable, and there are 5 such iambs, so we call pentameter. The overall tone of the poem is, poem का tone कैसा है? So it is emotional. The tone is emotional. What does citadel mean in the context of the poem? तो इस poem में ये word आया है citadel. इसका meaning क्या है? So citadel means a fortress occupied by soldiers. Fortress is just like a fort. Next one, still unravished bride, foster child. Which poetic device is used here? So these are the phrases that are used in the poem to address the urn. तो यहाँ कौन सा poetic device use किया गया है? So there are two poetic devices used. One is personification, another is metaphor. Personification, because this urn is non-living thing, but the speakers calls it as a bride and as a child, which are living thing. So that is personification. And there is comparison without using words like or as, so it is metaphor. Next one, what is timbrels in the poem? तो ये जो वर्ड है timbrels, इसका मीनिंग क्या है? So timbrels means musical instrument. So it's old way of using this word for musical instruments. Next one, identify the figure of speech in the line thou canst leave thy song bold lover. तो ये लाइन है thou canst leave thy song bold lover. तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है इसको apostrophe कहते हैं.
अपॉस्ट्रोफी का मतलब ऐसा होता है कि ये स्पीकर किसी को एड्रेस कर रहे हैं और जिसको एड्रेस कर रहे हैं वो वहां नहीं है, ओके, उनका प्रेजेंस वहां नहीं है, और फिर उसको पर्सोनिफाई भी कर रहे हैं। तो यहाँ जो ये लवर है, ये लवर उस पेंटिंग में है, तो हालांकि उसका रियल प्रेजेंस, फिजिकल प्रेजेंस तो वहां नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसको बोल रहे, इससे बात कर रहे, तो इसको हम कहेंगे अपॉस्ट्रोफी। नेक्स्ट वन, व्हाट काइंड ऑफ इमेजरी इज दिस ग्रीन अल्टार लोअरिंग एट द स्काईज। तो ये जो इमेजरी है, ये इमेजरी है पेस्टोरल इमेजरी। सो पेस्टोरल इमेजरी इज रिलेटेड टू द नेचर। तो ऐसी बहुत सारी पेस्टोरल इमेजरी इस पोएम में हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन, व्हाट डज द स्पीकर प्रेडिक्ट अबाउट द लवर्स इन सीन 1। तो सीन 1 में जो लवर्स है उसके बारे में स्पीकर क्या प्रेडिक्शन करते हैं। So speaker predicts that these lovers will always be young and passionate. Why? Because they are in the picture. So that will remain forever as it is. Next one, what did the speaker imagine about little town? वो जो town है, जिस town में से लोग sacrifice वो सेरेमनी के लिए गए हैं, तो वो क्या imagine करते हैं उस town के बारे में speaker? So he imagines that it has fallen quiet. वो टाउन बिल्कुल शांत है, बिल्कुल खाली है, क्योंकि द पीपल हैव लेफ्ट टू ज्वाइन सैक्रिफाइस सेरेमनी, क्योंकि वहां के लोग सैक्रिफाइस सेरेमनी ज्वाइन करने के लिए गए हैं। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन द स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? अगेन इट इज अपॉस्ट्रोफी बिकॉज द स्पीकर इज स्पीकिंग टू स्ट्रीट्स विच इज एब्सेंट एंड विच इज देयर इन द पिक्चर। वो जो स्ट्रीट्स है, वो जो रास्ते हैं, तो उनसे वो बात कर रहे हैं जो पेंटिंग में है, फिर वो एब्सेंट है और उसको पर्सोनिफाई कर रहे हैं एज इफ इट इज समबडी पर्सन, सम पर्सन, सो हम उसको कहेंगे अपॉस्ट्रोफी। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन्स ऑफ फ्रेंड ऑफ मैन टू हुम दाउ सेस्ट ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। अगेन इन दिस लाइन the speaker is personifying the urn। तो स्पीकर उस अर्न से बात कर रहे हैं, अर्न जो नॉन लिविंग थिंग है और वो समझ रहे हैं कि ये लिविंग थिंग है और उससे बात कर रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। वो अर्न को कह रहे हैं कि यू आर अ फ्रेंड ऑफ मैन, और तुम उस मैन से, उस आदमी से कहोगे कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन हु आर दीज कमिंग टू द सैक्रिफाइस। तो ये एक क्वेश्चन है और इसको रिटोरिक क्वेश्चन कहते हैं। रिटोरिक क्वेश्चन वो होता है जिसका आंसर हमें मालूम होता है, हम एक्सपेक्ट नहीं करते आंसर, लेकिन जो ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए यूज किया जाता है उसको रिटोरिक क्वेश्चन कहते हैं। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी दैट इज ऑल। अभी ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस मीनिंगफुल है, कंसाइज है, फिलोसॉफिकल है, इसमें थॉट है। तो अफोरिज्म क्या होता है? एक कंसाइज, मीनिंगफुल, फिलोसॉफिकल सेंटेंस जनरली बाय एन ऑथर, ओके, तो उसको हम अफोरिज्म कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आप नए हैं मेरे YouTube चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगर आपके कुछ कमेंट्स है, सजेशंस है, सुझाव है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।